राजनीतिक चिंतनों की तरफ और इसमें ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि बेटा ये राजनीतिक चिंतक जो है इनको थोड़ा-सा पीडीएफ से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली मजबूरी है इनको पीडीएफ से पढ़ना। वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है ना, जो भी इन्होंने ठीक है, जितने भी तरह के विचार दिए हैं अपने, ठीक है, उनको जो है ना मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखवा सकता। ठीक है, इनके विचारों को और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को हमें थ्योरेटिकल वे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ केवल राजनीतिक चिंतकों के अलावा और कुछ भी सिंगल चीज़ आपको नहीं पढ़नी बचे। ठीक है, पीडीएफ से केवल राजनीतिक चिंतक ही पढ़नी है पीडीएफ से और सिंगल चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, सिंगल चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं ही ऐसे, इनके सिद्धांत, ठीक है, इनके द्वारा दिए गए जो नियम और विनियम है, ठीक है, इनका जो एक आदर्श है, तो उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। चलिए, ठीक है, एक बार मैं फिर और बता दूँगा, हॉब्स को बता दूँगा, जॉन लॉक को बता दूँगा, मैं एक बार और समझा दूँगा आज, ठीक है ना? इतना प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए बस मेरे साथ केवल व केवल विचारक पढ़ने तक बस। विचारक के बाद जैसे ही हम राज्य पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था के प्रमुख प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप की शासन व्यवस्था ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज़, ठीक है, सब कुछ, पूरा संविधान, ठीक है, पूरी शासन व्यवस्था, ठीक है, जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है सब कुछ, आप विश्वास कीजिए आपको 1 भी प्रतिशत पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो बस इसलिए मुझे आप यहाँ पर थोड़ी-सी अनुमति दीजिए, ठीक बस। ठीक है? मैं आपसे एक छोटी-सी अनुमति माँग रहा हूँ, बस मेरे प्यारे बच्चे, इतनी सी आप मुझे अनुमति दे दीजिएगा। बाकी का बच्चे, ठीक है? मैं एक बार आपको और समझा दूँगा सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, मिस आउट है, ठीक है, मैं फिर से समझाऊँगा, थोड़ा-सा लंबा समझा दूँगा इस क्लास को। मैं हॉब्स के पूरे राजनीतिक दर्शन को, ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चे, ठीक है, एक-एक राजनीतिक दर्शन को, चाहे हॉब्स हो, चाहे जॉन लॉक का हो, ठीक है, चाहे जर्नी बेंथम का हो, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूँगा। ठीक है? अब इसमें मेरी मजबूरी है कि इतना सब कुछ, ठीक है, अगर हम बच्चे एक लिख-लिख कर पढ़ाने लगे, तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है, इसमें बहुत समय चला जाएगा, ठीक है, और बहुत समय चला जाएगा, तो मैं आपसे जो है ना एक पॉइंट क्लियर करूँगा, एक पेज में एक पीडीएफ क्लियर करूँगा और मैं आपसे पूछूँगा कि भाई ये बात आपको समझ में आई, आप थम्स अप कर देंगे, तभी मैं अगली पीडीएफ की तरफ चलूँगा, ठीक है? अब प्लीज़ बी फोकस्ड, ठीक है, सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ये थॉमस हॉब्स का सामान्य परिचय है, ठीक है? जब आप थॉमस हॉब्स साहब के सामान्य परिचय पे आएँगे, तो आप देखेंगे कि 5 अप्रैल 1588 को इनका जन्म हुआ है, ठीक है? वेस्टफोर्ड, वेल्सशायर, इंग्लैंड में, ठीक है? और मृत्यु जो है उनकी 4 दिसंबर, ठीक है, 1679 में एक सामान्य सा जीवन परिचय है। ठीक है, क्लियर है। कहाँ पर मृत्यु हुई है? हार्डविक एक स्थान है, हार्डविक हॉल, डर्बीशायर में वहाँ पर। ये अंग्रेजी दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं और ये हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं। लेकिन बेसिकली ये दार्शनिक, वैज्ञानिक और इतिहासकार तीनों चीज़ हैं, लेकिन वे जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा अपने पॉलिटिकल दर्शन के लिए। समझ में आ रहा है? विशेष रूप से उनकी एक सबसे उत्कृष्ट रचना है, जिसका नाम है लेविथान। एक लेविथान को उन्होंने 1651 में लिखा था। मतलब अपनी मृत्यु से लगभग 20-30 साल पहले उन्होंने लिखा था। और इन्होंने कहा था कि सरकार जो है, वह मुख्य रूप से सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने वाली, सरकार सामूहिक सुरक्षा देने वाली एक युक्ति होती है। ठीक है? सरकार क्या है? सरकार एक ऐसा तंत्र है, सरकार एक ऐसा सिस्टम है, जिसका काम होता है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है? तो सरकार सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाली एक युक्ति है। इन्होंने ये बोला है। तो क्या काम है सरकार का? सामूहिक सुरक्षा देना। ठीक है? इसके अलावा एक सुप्रसिद्ध और महान राजनीतिक चिंतक एवं विचारक हैं और उनके संबंध में सेवाएँ, ठीक है, एक और जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका कहना है कि अंग्रेजी भाषी जनता ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया, हॉब्स उनमें सबसे बेस्ट थे। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत है, हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जो प्रिंसिपल है, वो क्या है? तो हॉब्स अपनी पुस्तक लेविथान में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और वो बताते हैं कि उनका सामाजिक जो समझौता है, वो कैसा है? हॉब्स अपनी पुस्तक लेविथान में लिखते हैं कि भाई उनका सामाजिक समझौता संबंधी विचार है कैसा है? तो हॉब्स बोलते हैं बच्चे कि निरंकुश राजतंत्र ही हमको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। निरंकुश राजतंत्र से बेटर और दूसरी कोई शासन प्रणाली है ही नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि हॉब्स ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो आप कहेंगे कि हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र को समर्थन दिया। क्लियर है? ठीक है, तो लेविथान में वे लिखते हैं अपने सामाजिक समझौता संबंधी विचारों के माध्यम से, देखिए, निरंकुश राजतंत्र का वे समर्थन करते हैं और उनके उन विचारों को निम्नलिखित, ठीक है, तरीके से समझा जा सकता है। कैसे? सबसे पहला उनका जो पहला सिद्धांत है, ठीक है, उनका जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार है, उनके इस सामाजिक समझौता संबंधी विचार में जो सबसे पहला सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चे, वो है मानव व्यवहार और उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो मानव व्यवहार और स्वभाव को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हॉब्स क्या कहते हैं, मानव के व्यवहार और स्वभाव के संदर्भ में। एक्चुअली इसमें हॉब्स की कोई गलती नहीं है। हॉब्स जिन परिस्थितियों में अपना विकास कर रहे थे, तब इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी और इंग्लैंड में इस गृह युद्ध की स्थिति में, ठीक है, उनके मस्तिष्क पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इंसान के केवल व केवल उस नकारात्मक पहलू को देखा, ठीक है, जहाँ पर इंसान लगातार अहम में होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी होता है और वह अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, शक्ति को स्थापित करके संसाधनों का अधिकार करना चाहता है। तो उनके संबंध में मानव स्वभाव एवं व्यवहार कैसा है? तो हॉब्स बच्चे जो अपना सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत है, उसके माध्यम से बताते हैं कि भाई जो मानव का स्वभाव है, ठीक है ना? मानव का स्वभाव वह एक स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी है, जो सदा से ही शक्ति की चाहत रखता है। ठीक है? और शक्ति की चाहत रखने के लिए वह हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है? उसको शक्ति मिलनी चाहिए, वह हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या रहता है? प्रयत्नशील रहता है बच्चे। तो इसलिए उन्होंने मानव स्वभाव की जो विशेषताएँ बताई हैं, उनके अनुसार मानव स्वभाव कैसा है? वह स्वार्थी है, केवल व केवल अपने हित के बारे में सोचता है। ठीक है? उसकी असीमित और अनंत इच्छाएँ हैं। ठीक है? उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है? लेकिन उसमें सुरक्षा की भावना भी है। ठीक है? वो अपने लिए सुरक्षा भी चाहता है, सुरक्षा का एक आवरण चाहता है। ठीक है? डरता भी है इसकी वजह से, अगर उसकी सुरक्षा ना मिल पाई तो असुरक्षा की भावना भी है उसके अंदर, और साथ ही साथ उसमें युद्ध, संघर्ष और अहम की प्रकृति है। उसमें युद्ध, संघर्ष और अहम की प्रकृति है। तो हॉब्स का सामाजिक समझौता संबंधी विचार मैं लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। सामाजिक समझौता संबंधी विचार, ठीक है? और इसमें हॉब्स बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? हॉब्स का जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार है, इसमें हॉब्स बच्चे किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का समर्थन करते हैं? सबसे पहली बात, आप कहेंगे कि वे इसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। इसमें वे किसका समर्थन करते हैं? निरंकुश राजतंत्र का। दूसरा, उनका ये जो सिद्धांत है, उनका सिद्धांत स्टार्ट ही होता है मेरे प्यारे बच्चे किससे? सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार है, वो स्टार्ट होता है, ठीक है, मानव के व्यवहार और स्वभाव से। ठीक है? मानव के व्यवहार और स्वभाव से, और वे मानव के बारे में मूलतः क्या लिखते हैं कि बच्चे, वह अहम, झगड़ालू, ठीक है ना? नितांत स्वार्थी
असीमित और अनंत इच्छाएं रखने वाला एवं अनंत इच्छाएं रखने वाला, बच्चे, ठीक है ना? लेकिन उसको सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा की भावना उसके अंदर होती है, भावना उसके अंदर होती है, वह, ठीक है ना? और देखिए शक्ति की चाहत होती है बच्चे उसके अंदर, वो मूल रूप से ऐसा। तो ये तो बच्चे मानव के स्वभाव का केवल व केवल एक नकारात्मक वर्णन है, मानव के स्वभाव का केवल एक नकारात्मक पहलू है, ठीक है, जो उन्होंने किया है, ठीक है? चलिए, मानव स्वभाव। इसके बाद फिर वे बात करेंगे बच्चे किसके बारे में? प्राकृतिक अवस्था के बारे में। मानव स्वभाव के बाद दूसरे नंबर पर वे किसके बारे में बात करते हैं? प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब उनकी प्राकृतिक अवस्था के अनुसार क्या है बच्चे? तो हॉब्स कहते हैं कि मानव का ये जो स्वभाव है, ठीक है, ये उसकी प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है? तो मानव का यही स्वभाव क्या है? ठीक है, मानव का यही स्वभाव उसकी प्राकृतिक अवस्था है। अब आ रहा है ना बच्चे सभी को समझ में? यही स्वभाव उसकी प्राकृतिक अवस्था है। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सभी मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों को समझ में आया कि मानव का ये जो स्वभाव है ना, एक्चुअली मानव का यही स्वभाव उसकी प्राकृतिक अवस्था है। ओके, मानव का यही स्वभाव क्या है बच्चे? उसकी प्राकृतिक अवस्था है। मतलब उसके अनुसार मनुष्य जो स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहंकारी है, एक दूसरे के एक जीवन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, ठीक है, तो यही उसकी प्राकृतिक अवस्था है, यही उसकी प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है? मतलब क्या है प्राकृतिक अवस्था की? शक्ति ही सत्य है, ठीक है? वह इस धारणा पर अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य बच्चे किस धारणा पर? शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है, इस धारणा पर अपना जीवन यापन करता है, इस धारणा पर अपना जीवन यापन करता है मनुष्य। इस धारणा पर मनुष्य बेटा अपना पूरा जीवन यापन करता है कि शक्ति ही सत्य है। क्लियर है? अब आप देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, आप पढ़ लो। हॉब्स ने मानव के उक्त स्वभाव को उसकी प्राकृतिक अवस्था कहा, मतलब यही जो है झगड़ालू, अहम, सुरक्षा की भावना, भय, ठीक है, शक्ति, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा बच्चे, हर किसी को शत्रु की दृष्टि से देखना, हर किसी को नियंत्रण करने की चाहत रखना, ठीक है, अपने पास ताकत और शक्ति होनी चाहिए, यही उसका प्राकृतिक स्वभाव है, यही उसकी प्राकृतिक अवस्था कहा है। उसके अनुसार स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी व्यक्तियों के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। ठीक है ना? कि स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी व्यक्तियों के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम क्या हुआ? स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि बेटा प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगलने की चेष्टा करने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है? और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित था। जो कोई, ठीक है, कुछ भी जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो सके, वह उतने समय के लिए उसका हो जाता था, उतने समय के लिए उसका हो जाता था। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद, ठीक है, वो कहता है, ठीक है ना, हॉब्स कहता है कि भाई ये तो प्राकृतिक अवस्था है। अब प्राकृतिक अवस्था के बाद क्या हुआ? सामाजिक समझौता हुआ। भाई सामाजिक समझौता हुआ। सामाजिक समझौता क्यों हुआ? ठीक है, सामाजिक समझौते का कारण क्या था? ठीक है, तो अगला है वह बताएगा कि इस समझौते का कारण क्या है? क्यों हुआ ये समझौता? ठीक है, वो बताएगा बच्चे कि इस समझौते का क्या कारण है? क्यों हुआ ये समझौता? ठीक है, अब देखो अगर ये पीडीएफ ना होती तो मुझे बच्चे सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ती। तो बस रेफरेंस के तौर पर बाकी हर एक चीज। तो समझौते का कारण क्या था? क्यों हुआ आखिर ये समझौता? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति एक जीवन और संपत्ति की असुरक्षा से ग्रसित है और वह इस अवस्था का अंत करना चाहता है। हर एक व्यक्ति क्या है? जीवन और संपत्ति की असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। हर एक व्यक्ति जीवन और संपत्ति की असुरक्षा की असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, भावना से ग्रसित है, ठीक है? और वह इस अवस्था का अंत करना चाहता है, इस अवस्था का अंत करना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि इस अवस्था का अंत हो, ये अवस्था समाप्त हो एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितनी भी जल्दी हो सके ये अवस्था बच्चे, ये जो स्थिति है ये क्या होनी चाहिए? ये समाप्त होनी चाहिए, ठीक है? इसको उसने कहा है कि असहनीय प्राकृतिक अवस्था है। ये असहनीय प्राकृतिक अवस्था है। आप बोल देते हो ना कभी-कभी को कि ठीक है इसका तो साले का नेचर ही ऐसा है। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ यहाँ पर, आप बोल देते हो जैसे कि कोई स्वार्थी आदमी है, तुमने देखा होगा तुम्हारे कई दोस्त ऐसे होंगे ठीक है, जिनका अपना काम बन जाए, बस भाड़ में जाए, ठीक है, तुम चाहे कि मर जाओ लेकिन उसका अपना काम बनना चाहिए। वो हमेशा ठीक है ना, ठीक है, अपने आप को वरीयता देता है, ठीक है, उसका हित सर्वप्रथम है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने देखा है कि ऐसी स्थिति में कई बार उसकी वजह से तुम लोग कष्ट में पड़ जाते हो, ठीक है? खासकर आपने देखा होगा कॉलेज में जितनी भी बच्चियाँ पढ़ी होंगी, ग्रुप में कॉलेज में बच्चियाँ जाती हैं, बहुत सारी सहेलियाँ होती हैं, बहुत सारी ठीक है, लोग होते हैं उनके साथ में, ठीक है? देखा होगा 4-5 जैसा सहेली, तो ऐसी होती होगी जो ठीक है ना, अपना पोपट सीधा करना उसे चाहे कुछ भी हो जाए, तो कैसे भी करके वो अपना काम निकाल लेगी। तो फिर तुम लोग क्या बोलते हैं? इसका तो नेचर ही ऐसा है, ठीक है? तो ऐसे ही हॉब्स बोलता है कि मनुष्य का नेचर, नेचर मीन्स उसकी प्राकृतिक अवस्था ही कैसी है कि वो ठीक है, शक्ति ही सत्य है, वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि शक्ति ही सत्य है, इस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो और वह इस अवस्था का अंत करना चाहता है, तो इसको इसने असहनीय प्राकृतिक अवस्था कहा। इसको उसने क्या कहा? असहनीय प्राकृतिक अवस्था कहा इसको। वरना मेरी बात समझ में आ रही है? असहनीय प्राकृतिक अवस्था इसको बोला। क्लियर? ठीक है, असहनीय प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, तो ये समझौते क्यों हुआ? समझौता इसलिए हुआ, ठीक है, असहनीय प्राकृतिक अवस्था। क्लियर है? तो समझौता ये हुआ क्योंकि हर कोई ठीक है, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। हर कोई बच्चे ठीक है, दूसरे के जीवन और संपत्ति पर अधिकार करना चाह रहा था। झगड़ालू थे, अहम था, वह था, सुरक्षा की भावना थी, ये सारी चीजें थी बच्चे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समझौते तो होता। बिना समझौता, अब समझौता हुआ। ठीक है, तो समझौता हुआ। ठीक है, क्लियर है बच्चे? प्राकृतिक अवस्था क्या है? मनुष्य का जो स्थायी स्वभाव है, मनुष्य को क्या मानता है वो? ठीक है ना? समझ गए आप? क्लियर है? तो ये सामाजिक समझौता संबंधी विचार है किसका? थॉमस हॉब्स का। किसका समर्थन करता है उसका विचार? निरंकुश राजतंत्र का। उसके अनुसार मानव स्वभाव कैसा है? ऐसा है। एक प्राकृतिक अवस्था ही मनुष्य का स्वभाव है। समझौते का कारण उसने बता दिया कि समझौते का कारण क्या है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब वो बताएगा कि समझौता कैसा होना चाहिए। समझौता कैसा होना चाहिए मतलब समझौते का स्वरूप। बेटा मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ इस बात को,
कल आप लोगों ने कहा कि बस 5-6 बच्चों ने कहा कि सर नहीं आया समझ में। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर से पढ़ो। अब देखिए सवाल आता है बेटा, समझौते का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ठीक है, समझौते का स्वरूप ऐसा होना चाहिए बच्चे कि जितने भी रहने वाले लोग थे समाज में, ठीक है, आप, मैं, राहुल, मनोज, मतलब जितने भी लोग थे मेरे प्यारे बच्चे, वो सभी अपनी इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे। वो चाहते थे, ठीक तब कि हम जो लगातार झगड़ालू जीवन, ठीक, हम जो लगातार एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के जीवन और संपत्ति पर अधिकार करना चाहते हैं, तो हम सब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना? तो हॉब्स के अनुसार हॉब्स बोलता है कि भाई हर एक आदमी प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए ठीक है प्रयास कर रहा है। तो इसलिए वो सबने एक समझौता किया और सबने एक दूसरे से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार उसको सौंप दोगे और अब सब ठीक है उसको ये अधिकार सौंप देंगे। और इस तरह से हम सब उसको वो अधिकार सौंप देंगे, ठीक है, तो उसका ठीक है हमारे ऊपर अधिकार होगा, हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, हमारा तो उसके प्रति केवल व केवल कर्तव्य होंगे। और इस तरह से समझौते का स्वरूप बच्चे कैसा है? ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का है। समझौते का स्वरूप कैसा है? निरंकुश राजतंत्र का है कि हम सब एक राजा को अपनी शक्तियां सौंप देंगे और ये मान के चलेंगे कि राजा जो करेगा हमारे हित में करेगा। ठीक है, सभी देखो, सभी समस्त शक्तियां, सभी समस्त शक्तियां, सभी लोग अपनी समस्त शक्तियां, ठीक है ना, एक राजा को सौंप देंगे। सभी समस्त शक्तियां एक राजा को सौंप देंगे, मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग बेटा अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां किसको सौंप देंगे? ठीक है, एक राजा को सौंप देंगे। ये बात समझना बेटा, सभी अपनी समस्त शक्तियां एक राजा को सौंप देंगे। क्लियर है? ठीक है, प्लीज फोकस हियर। राजा को सौंप देंगे, ठीक है, जिसके पास जनता को लेकर समस्त अधिकार होंगे, जिसके पास जनता को लेकर बेटा समस्त अधिकार होंगे। वरना आपको ये 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। जिसके पास जनता को लेकर समस्त अधिकार होंगे, समस्त अधिकार होंगे, परंतु परंतु जनता राजा के प्रति केवल कर्तव्य का बोध रखेगी। जनता राजा के प्रति केवल कर्तव्य का बोध रखेगी, कर्तव्य का बोध रखेगी, केवल कर्तव्य का बोध रखेगी। और इस तरह से बच्चे क्या, एक निरंकुश राजतंत्र। तो ये समझौते का स्वरूप होगा। अब देखो पढ़ो बच्चे, समझौते का स्वरूप कैसा होगा? समझौते का स्वरूप कैसा होगा? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से सभी लोग छुटकारा पाते हैं, ठीक है, सभी मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता कर दिया। तब सब लोगों ने एक दूसरे से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर सौंप रहा हूं कि तुम भी अपने अधिकार उसको सौंप दोगे। इसी तरह ठीक है उसके सब कार्यों को स्वीकृति दे देंगे। इस समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने राज्य को जन्म दिया, ठीक है, इस राज्य में एक व्यक्ति को सब अधिकार सौंप दिए गए, ठीक है, उसे शासन करने के लिए कहा गया। सबने स्वीकार किया कि उसकी हर आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था, असुरक्षित था, परंतु अब राज्य के निर्माण के पश्चात कुछ बंधन लगेंगे, जीवन की सुरक्षा प्राप्त होगी और इस तरह से निरंकुश राजतंत्र का उद्भव हुआ। क्योंकि इसमें निरंकुश राजतंत्र में क्या है? ठीक है, जीवन की सुरक्षा है। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र में मेरे प्यारे बच्चे क्या है? जीवन की सुरक्षा है, जीवन की सुरक्षा है। इसलिए बच्चे हम सब राजा के प्रति अपने कर्तव्य रखेंगे, ठीक है, और राजा ठीक है हमारे संदर्भ में सभी प्रकार के अधिकार रखेगा। राजा हमारे संबंध में सभी प्रकार के अधिकार रखेगा और हम बच्चे राजा के प्रति क्या है? केवल कर्तव्य रखेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है अब तो? ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं किसी को, बस ये है और क्या था यार, ठीक है, तुम लोग इतने ठीक है घबरा गए। अब इसके बाद बच्चे क्या बनेगा? नया राज्य बनेगा। नया राज्य, तो उस नए राज्य का स्वरूप कैसा होगा? अब क्या हुआ? नया राज्य बना, राज्य बना। अब नया राज्य जो बना, वो राज्य क्या हुआ? उस राज्य में शासन की सभी शक्तियां एक राजा के हाथों में हो गई। राजा ही विधायिका का प्रमुख, राजा ही कार्यपालिका का प्रमुख और राजा ही न्यायपालिका का प्रमुख, न्यायपालिका का प्रमुख। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बच्चे कि शासन की समस्त शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित हो गई। केंद्रित, ठीक है, शासन की समझ सकते हैं। ठीक है, राजा ही विधायक, मतलब कानूनों का निर्माण कौन करेगा? राजा। कानूनों को लागू कौन करवाएगा? राजा। ठीक है बच्चे, और कानूनों के अनुसार न्याय कौन करेगा? राजा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो इस तरह से क्या हुआ? एक निरंकुश राजतंत्र का उद्भव हुआ। इस तरह से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? एक ऐसा राज्य बना जिसमें निरंकुश राजतंत्र का उद्भव हुआ। और हॉब्स इस तरह की राजनीतिक सत्ता और हॉब्स इस तरह के राज्य के ठीक है विकास का या राज्य के निर्माण का हिमायती था। हॉब्स इस तरह का राज्य चाहता था। ठीक है, हॉब्स के अनुसार नया राज्य ऐसा होगा। कैसा होगा नया राज्य बच्चे? ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, प्रजा के प्रति ठीक है उसका कोई कर्तव्य नहीं है, शासित वर्ग को शासन वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार भी नहीं है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है आपको, प्रजा चाहे तो राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकती। ठीक है, अब ठीक है आलोचना, आलोचना हम सीधे पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ेंगे, ये हमने पूरा दर्शन समझ लिया। आलोचना, आलोचना में हॉब्स के विचारों की जनता, राजतंत्र के समर्थकों तथा चर्च के समर्थकों सभा ने बड़ी कड़ी आलोचना की किसी ना किसी कारण से। ठीक है, तो हॉब्स के विचारों की बेटा जनता ने भी, जो राजतंत्र के समर्थक है उन्होंने, जो चर्च के समर्थक है मतलब जो धार्मिक राज्य के समर्थक है उन्होंने बड़ी कड़ी बहुत कट आलोचना की उन्होंने। ठीक है, और उसका कोई ना कोई कारण था, इसकी वजह से बच्चे उसके आलोचना की गई। क्योंकि हॉब्स ने बेटा मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है, ठीक है, वह हॉब्स के दिमाग की उपज है। हॉब्स का जो मानव है तो उसके दिमाग की उपज है, वह एकाकी है। ठीक है, वह केवल मनुष्य के नेगेटिव पक्ष को ही देखता है। ठीक है, हॉब्स मनुष्य को एकदम स्वार्थी, लोभी, झगड़ालू मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। मानव अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। वह स्वार्थी प्राणी होने के साथ साथ बच्चे एक सामाजिक प्राणी भी तो है मनुष्य। अरे भाई, स्वार्थी प्राणी है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी तो है, उसमें दया, सहानुभूति और प्रेम के तत्व भी तो हैं। और मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन बच्चे स्वार्थ बस नहीं। और हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, वह ना तो मेरे प्यारे बच्चे ऐतिहासिक है, एक वो प्राकृतिक अवस्था ना तो कहीं इतिहास में मिलती है, ना वह वास्तविक है, और ना ही वह बच्चे ठीक है ना ऐतिहासिक है, ना वह वास्तविक है, वह केवल व केवल कैसी है? ठीक है, काल्पनिक है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक, मतलब अपने एक मन से आप कुछ भी कर लो, अपने मन से, जैसे बचपन में हम कर लेते थे कि भूतों की बारात निकलती है। ठीक है, ये क्या है? कोई ऐतिहासिक इसका कोई साक्ष्य मिला है इतिहास में? ये कोई वास्तविकता नहीं, क्या है? हमारे दिमाग की भूतों की बारात, तो उसमें बैंड बाजे होते हैं, उसमें एक भूत दुल्हा होता है, भूतनी दुल्हन होती है। लेकिन दिमाग की उपज है।
बस स्वाभाविक सी बात तो आलोचना है। ये सब आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये मेंस के लिए आपका काम आएगा। जिस सामाजिक समझौते का वर्णन हॉब्स ने किया है वह अतार्किक है। समझौता सदैव दो पक्षों में होता है, ध्यान रखना। यहाँ तो मेरे प्यारे बच्चे समझौता केवल एक पक्ष में हुआ है, ठीक? क्योंकि जनता ने ही आपस में समझौता हुआ है, जबकि समझौता जनता और शासक वर्ग दोनों के बीच में होना चाहिए था। समझौता दो लोगों के बीच में होता है, यहाँ समझौता बच्चे केवल एक ही में हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हॉब्स ने बताया है कि राज्य का निर्माण भय के कारण हुआ है, ठीक है, और राज्य का आधार ही भय पर टिका हुआ है। अगर एक राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया गया तो फिर से प्राकृतिक अवस्था लौट आएगी, जहां पर एक दूसरे को फिर से सब लोग काटने और मारने के लिए तुल जाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि राज्य भय और स्वार्थ पर नहीं बल्कि राज्य सद्भावना, सहयोग और सामाजिक हित की भावना पर टिका हुआ है। ठीक है, अगर आप हॉब्स के राज्य को तो देखोगे, हॉब्स का राज्य एक प्रकार से पुलिस राज्य है, पुलिस राज्य के अलावा और दूसरा नहीं। ठीक है, हॉब्स ने बच्चे निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की है, वो बहुत भयंकर है। शासन पर ठीक है किसी का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं है, ठीक है, जनता विद्रोह नहीं कर सकती, जनता राजा से सवाल नहीं पूछ सकती, जनता के ठीक राजा के प्रति कोई अधिकार नहीं है, केवल जनता के क्या है कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चे। तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता जो वास्तविक मूल्य है आज, ठीक है, जिनको आप एक व्यक्ति के मानव अधिकार कहते हैं, वो कहां है? वो कहां है हॉब्स के राज्य में? ऐसे कोई मूल्य नहीं है बेटा, हॉब्स के राज्य में ऐसा कोई भी मूल्य दूर दूर तक नहीं है। आप सोचिए, ठीक है, मुझे बताएंगे ये बात समझ में आई सभी को? आज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? मजा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। मेरा उद्देश्य ये है मेरे प्यारे बच्चे के, ठीक है, आप 15-20 दिन मेरे से क्लास लो, आप 15-20 दिन क्लास लेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता आएगी, ठीक, उसके बाद फिर महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, ये सब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, आप ये मान के चलिए कि आप प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे, फिर आप मध्यकालीन भारत के इतिहास पाएंगे, फिर आप आधुनिक भारत के इतिहास पाएंगे, और बड़ा मजा आएगा आपको इन सब में, बहुत आनंद आएगा। रविकांत जी, लव यू टू, बेस्ट टीचर प्रिंस, थैंक यू भैया प्रिंस जी। ठीक है, ये है यार। अब देखो तुम पढ़ो, समझौता राज्य का आधार नहीं है, ठीक है, ये क्या कहता है हॉब्स? देखो तुम हॉब्स को देखो, ये केवल आलोचना है इसलिए मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, समझौता राज्य का आधार नहीं है। हॉब्स कहता है बच्चे कि ध्यान रखना बच्चे कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई थी, इसलिए समझौते का पालन करने के लिए ठीक राज्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, परंतु हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया समझौता हमारे ऊपर बाध्यकारी ठीक नहीं हो सकता। कुल मिलाकर इनके अनुसार राज्य तथा सरकार में अंतर ही नहीं है, हॉब्स के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर नहीं है, ठीक है, इस समझौते के द्वारा राज्य नहीं, अब तो सरकार की उत्पत्ति होती है। अब लोग भी महोदय कहते हैं कि राज्य और सरकार में अंतर ना मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि राज्य संप्रभुताधारी है, सरकार नहीं, ठीक है, ना कि सरकार, राज्य संप्रभुताधारी है, सरकार नहीं, क्योंकि यदि राजा मर जाए तो उसका राज्य नहीं मरता, राजा मर जाए तो उसका राज्य नहीं मरता, इसलिए राज्य संप्रभुताधारी है, सरकार संप्रभुताधारी नहीं है, और इसलिए हॉब्स ने बेटा राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं माना, ये प्रमुख आलोचना है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप निष्कर्ष को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, चलिए आप निष्कर्ष को पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पर देखिए ना क्या-क्या है निष्कर्ष, मैं आपको निष्कर्ष पढ़कर सुना देता हूँ। देखो, उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हॉब्स का एक बड़ा योगदान रहा है। आप लिखेंगे ये, ठीक है, मेंस में जब कि ठीक है कि इतनी सारी आलोचनाएं हैं कि हॉब्स का जो बच्चे समझौता है, ठीक है, वो दो पक्षों में नहीं हुआ, केवल जनता ने आपस में पक्ष समझौता कर दिया, जबकि जनता का शासक वर्ग से समझौता होना चाहिए था, वे स्वेच्छाचारी है, वे निरंकुश है। देखिए वो सारी बातें आप लिख देंगे, ठीक है, वे राज्य और सरकार में कोई अंतर ही नहीं समझता, उसके अनुसार बच्चे एक राज्य ही सरकार है, जबकि दोनों में अंतर होता है, राजा मर सकता है, उसका राज्य नहीं मर सकता कभी भी, राज्य जीवित रहता है। ठीक है, ऐसी सारी बातें आप लिखेंगे, फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे, चाहे बेशक, ठीक है, तमाम बच्चे आलोचनाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हॉब्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, सेवाइन ने बच्चे, ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बताया था, सेवाइन ने हॉब्स के बारे में बोला है कि वास्तव में हॉब्स पहला आधुनिक दार्शनिक था, जिसने राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते समय प्रकृति के समस्त तथ्यों पर, जिनमें मानव व्यवहार के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्ष सम्मिलित थे, उनका विचार किया। ठीक है, कुल मिलाकर, लेकिन ठीक है, हॉब्स बेसिकली व्यक्ति के केवल एक ही पक्ष को देखता है, ये भी बात सत्य है, उसने केवल व्यक्ति के नकारात्मक पक्ष को देखा है। हॉब्स क्लियर बेटा सभी का? बताएंगे सोनी जी? नहीं सोनी नहीं होगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, व्यक्तिवादी विचार, ठीक है, अब ये बेटा, ठीक है, अब थॉमस हॉब्स के हम व्यक्तिवादी विचारों के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है, उसके व्यक्तिवादी विचारों को भी देख लें कि उसके व्यक्तिवादी विचार क्या है। ठीक है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि थॉमस हॉब्स को जो है, ठीक है, वो निरंकुशवादियों की श्रेणियों में गिना जाता है, जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल देता है ना? सब लोग जानते हैं कि थॉमस हॉब्स को निरंकुशवादियों में गिना जाता है, जो एक राज्य की निरंकुशता पर बल देता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन साथ ही थॉमस हॉब्स को बेटा एक व्यक्तिवादी विचारक भी माना जाता है, ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक। वो कैसे व्यक्तिवादी विचारक मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, जो व्यक्ति पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को स्वीकार करता है, ठीक, कम से कम ने उसने व्यक्ति को केंद्र में रखा, उसने व्यक्ति की बात कही। इससे पहले थॉमस हॉब्स से पहले बेटा कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा था, ठीक है, आप प्लेटो अरिस्टो को देख लो, व्यक्ति की बात नहीं होती थी प्लेटो अरिस्टो के समय में, लेकिन इसने जो है ना एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर, बेशक वो बात लगे कि इसने व्यक्ति पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है, और उसने पूरी शक्ति राजा के हाथों में सौंप दी, राजतंत्र के हाथों में सौंप दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटा इसने व्यक्ति की बात तो की। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति की बात की, इसलिए व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका व्यक्ति जो है वो कमजोर है राज्य की तुलना में। व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका व्यक्ति राज्य की तुलना में कैसा है मेरे प्यारे बच्चे? कमजोर है। ठीक है, ठीक है, वो निरंकुशवाद का समर्थक है। ठीक है, थॉमस होब्स, हम सब जानते हैं थॉमस होब्स कौन है बेटा? निरंकुशवाद का समर्थक है जो थॉमस होब्स है। ठीक है, वो कहता है कि शासक समस्त शक्तियों का संचालक है, ठीक है, राजा ही, ठीक है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका का, ठीक है ना, प्रमुख है। वह विधायिका है, ठीक है ना, विधि निर्माता मतलब विधायिका है, लागू करने वाला मतलब कार्यपालिका है, ये ध्यान रखना, और न्यायाधीश भी है। जो एवं शांति की घोषणा राजा करता है, उसने कभी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। ठीक है, व्यक्ति राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता और संपत्ति के अधिकार की भी बात नहीं करता। अब व्यक्तिवादी के रूप में बच्चे राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करना ही एक व्यक्तिवादी है। भाई व्यक्तिवादी का मतलब क्या है कि जो राज्य की अपेक्षा, लेकिन इसने राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को कभी भी अधिक महत्व प्रदान किया ही नहीं, ठीक है, नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन फिर भी ठीक है, इसको व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है, कि इसने कभी भी महिलाओं के लिए अच्छा नहीं बोला। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कभी महिलाओं को हमेशा उपभोग की और भोग की वस्तु माना, हमेशा माना,
ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसने कभी किसी एक सभा में ठीक है, महिलाओं के लिए कोई एक अच्छा स्टेटमेंट दे दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसने एक बार रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र पढ़ दिया किसी भी व्यक्ति ने, जो हमेशा महिलाओं को ठीक है, ये मानता है कि भाई महिला तो समाज में इसलिए बनी है क्योंकि वो पुरुषों के उपभोग की वस्तु है, वो तो घर का काम काज करने के लिए बनी है। जैसे कि अरस्तु एक महिलाओं के संदर्भ में मानता था कि महिलाओं में क्योंकि उनके दांत कम होते हैं इसलिए महिलाओं में दिमाग कम होता है। ठीक है, अरस्तु भी बच्चे ऐसे ही मानता था। तो मैं ठीक है, ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति कभी उसने महिलाओं के बारे में अच्छा नहीं, कभी उसने रानी लक्ष्मीबाई जी का एक जीवन चरित्र पढ़ दिया और वहां से उस व्यक्ति पर लेख लिखने वाला व्यक्ति, कोई भी उस व्यक्ति की आप कह सकते हैं बायोग्राफी लिखने वाला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं वो व्यक्ति वो महिलावादी भी था। ठीक वहां पर फलाने एक सम्मेलन में एक सभागार में उसने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक वैसे ही थॉमस होब्स के संदर्भ में है। ठीक है, हॉब्स बेटा आप सभी पता है राज्य को महत्व देता है, व्यक्ति को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आध जगह उसने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि जहाँ पर आप उसे व्यक्तिवादी कह सकते हैं। समझ में आ गया? एक आध दो जगह उसने ऐसी बातें कर दी हैं जहाँ पर आप उसे व्यक्तिवादी, क्योंकि व्यक्ति के प्रति उसकी नई सोच है। सामाजिक बंधनों से मुक्ति की बात करता है, मतलब सामाजिक बंधनों से मुक्ति की बात कर रहा है ना? वो क्या कह रहा है कि तोड़ो इन सामाजिक बंधनों को, अपनी प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक बंधन मीन्स प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति की बात करता है। बोलो बेटा करता है कि नहीं? प्राकृतिक अवस्था क्या है? जो हम सब झगड़ालू हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है, तो एक राज्य साध्य है, अपितु साधन नहीं है। ये राज्य को साध्य मानता है। सॉरी, ये राज्य को साधन मानता है, ये राज्य को साध्य नहीं मानता। लेकिन ये व्यक्ति को भी साध्य नहीं मानता। ये ध्यान रखना, अगर ये राज्य को साध्य नहीं मानता तो उसने ये भी नहीं कहा कि व्यक्ति साध्य है। ये भी बिल्कुल क्लियर कर लो भाई। ठीक है, इस बात को भी क्लियर कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए ये बोलता है देखो मानव समानता पर तो ये बल देता है। देखिए बोलता है कि राजा के नीचे सब लोग समान हैं। ठीक है, राजा बड़ा है क्योंकि सारी शक्तियां ने राजा को सौंप दी और राज्य का निर्माण है तो व्यक्ति के हित के लिए ही। भाई ओवरऑल ठीक है, इसका जो पूरा दर्शन है इसने ये तो कहा कि भाई व्यक्ति के हित के लिए तो राज्य का निर्माण किया है कि आपस में नहीं झगड़े, नहीं मरे, नहीं कटे, नहीं एक दूसरे की संपत्ति। बस समझ में आ रही है? और इसमें और भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं बोल नहीं सकता। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के द्वारा संप्रभुता का विरोध करने की भी बात कही गई है। चलिए, अब हम आ जाते हैं बच्चे किस पर? जॉन लॉक पर। चलिए, और इस तरह से मैं हालांकि कल पढ़ा चुका था लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक है, आपका आदेश सराखों पर मेरा उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे केवल यही है, ठीक है, कि मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊं बस। यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है बन्ना, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई अच्छी बढ़िया तरह से। ठीक है, तो आप ये थॉमस हॉब्स है कैसे याद होगा? ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, फिर उसके बाद अभी हम किस पे आगे? जॉन लॉक पे। कैसे याद होगा? जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन, जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन इज द बेस्ट की। क्लियर है नहीं बच्चे? ठीक है, मैंने लाइट थोड़ी सी बंद कर दी है। जब आंखों में पता है आंखों में दर्द होने लगता है, एक्चुअली रीजन ये है ना, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पूछा चांद से कि देखा है हंसी मेरे यार सा कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, ठीक है, एक बीच में हमने थोड़ा सा गैप भी ले लिया, 1-2 मिनट का गाना गा के अब हम जॉन लॉक के बारे में चलते हैं। क्लियर है? लॉक साहब, ठीक है ना, ये भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं। देखो लॉक के बाद रूसो आएगा, ठीक है, रूसो भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत देगा। ठीक है, इन सभी के जो समझौते हैं, मतलब इन सभी के जो सिद्धांत हैं, इन सभी के सिद्धांत बच्चे ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं, सामाजिक समझौते पर चल रहे हैं। और ये सामाजिक समझौता क्यों हो रहा है? राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा, तो अब जॉन लॉक है, जॉन लॉक का भी सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता है। अब बेटा लॉक का ये जो सामाजिक समझौता है मेरे प्यारे छोटे बहन भाई, ये बताओ ये किसके लिए है? राज्य के निर्माण के लिए है। ठीक है, सब बच्चे राज्य के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, राज्य के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये उस अवस्था को बता रहे हैं कि आखिर वो क्या कंडीशन रही होंगी जिनके कारण एक राज्य का निर्माण हुआ होगा। आखिर वो क्या कंडीशन रही होंगी? जैसे एक बहुत अच्छा शेर है, ठीक है, मैं आप कहूँ तो मैं आपके सामने देखना प्रस्तुत करता हूँ कि बोला गया है, एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कहा कि यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो ठीक वैसे ही है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें थी, या कौन सी ऐसी मजबूरियां थी, ठीक है, वो कौन सी ऐसी स्थिति, वो कौन सी ऐसी दशाएं थी जिनके कारण एक राज्य का निर्माण हुआ, जिनके कारण एक राज्य की उत्पत्ति हुई। तो मतलब एक राज्य के निर्माण के लिए ये क्या बताते हैं कि राज्य का निर्माण किस प्रकार के समझौते के साथ हुआ है? सामाजिक समझौता। राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? सामाजिक समझौते से। लॉक भी यही बता रहे हैं, लेकिन हॉब्स ने भी यही बताया है। हॉब्स के देखो, आप हॉब्स पे जाओ, ठीक है, हॉब्स भी क्या कहता है? इधर आओ, जहां पर मैंने बताया ये रहा। हॉब्स भी क्या बोलता है? हॉब्स बोलता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो राज्य हुआ है, राज्य का निर्माण वो सामाजिक समझौते से हुआ है। हॉब्स भी तो ये कह रहा है सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है, सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन इन दोनों का सामाजिक समझौता अलग अलग है, हॉब्स का भी और जॉन लॉक का भी। कल मैंने बताया था, हॉब्स भी बोल रहा है, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, हॉब्स भी बोल रहा है कि सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर ये है क्या कि हॉब्स का जो राज्य है वो कैसा है? निरंकुश राजतंत्र है। हॉब्स बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये जो सामाजिक समझौता हुआ ये क्यों हुआ? हॉब्स कहता है ये जो सामाजिक समझौता हुआ वो सामाजिक समझौता क्यों हुआ? क्या रीजन था जिसकी वजह से सामाजिक समझौता हुआ? तो भाई मानव का स्वभाव ऐसा है, ठीक है ना, मानव का स्वभाव ऐसा है। तो भैया क्या हुआ? ठीक है, उसको मानव के स्वभाव को उसने कहा कि वह उसकी नेचुरल स्टेट है, प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है, समझौते का कारण क्या था कि हम प्राकृतिक अवस्था में नहीं जीना चाहते, हम नहीं चाहते कि प्राकृतिक अवस्था में हम रहें, इसलिए हमने क्या बनाया? इसलिए हमने राज्य बनाया, इसलिए हमने राज्य बनाया। कैसा राज्य बनाया? निरंकुश राजतंत्र बनाया। ठीक है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो सके? जीवन की सुरक्षा प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके? हमें जीवन की सुरक्षा प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है ऑप्शन। अब देखो जॉन लॉक पर आएंगे। जॉन लॉक, ओहो,
अब जॉन लॉक पर आएंगे। जॉन लॉक पर चलो बच्चे, कहाँ हो लॉक तुम? आओ लॉक पर आओ। लॉक बच्चे पता है क्या कहता है? लॉक कहता है कि मानव जो है उसमें दोनों ही गुण हैं, ठीक है। लॉक्स का जो व्यक्ति है, ठीक है, उसमें गुड एंड बैड दोनों के गुण पाए जाएंगे, गुड और बैड दोनों के गुण पाए जाएंगे, ठीक है, लॉक के मानव में, ठीक है। जबकि हॉब्स का कैसा है? बैड ही बैड है, ठीक है, बैड ही बैड है, इसलिए उसने राज्य का निर्माण किया, ठीक है, जिससे कि वो उस प्राकृतिक अवस्था में ना लौटे। लेकिन जॉन लॉक बोलता है कि भाई उसमें अच्छे गुण भी हैं और उसमें बुरे गुण भी हैं, ठीक है। लॉक को पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो अब लॉक को पढ़ते हैं। आओ बच्चे लॉक पर आओ, ठीक है। समझो यहाँ पर लॉक साहब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत मन से आप सभी को समझना है। ओके, लॉक साहब कहते हैं कि ठीक है, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से ही हुई है। लॉक बोल रहे हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। और लॉक ये भी बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य, अगेन रिपीट मेरे प्यारे बाबू, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वह समाज की, ठीक है, या राज्य का निर्माण करता है। उसने राज्य को नागरिक समाज बोला है जॉन लॉक ने। यहाँ तक हॉब्स लॉक बिल्कुल सेम है, यहाँ तक मतलब दोनों सेम है दोनों। भाई राज्य का निर्माण क्यों हुआ? प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से, ठीक है ना, छुटकारा पाने के लिए। हॉब्स भी तो यही कह रहा है, लॉक भी तो यही कह रहा है, बताओ ना यार, दोनों यही कह रहे हैं कि भाई राज्य की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए, मतलब प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए राज्य का निर्माण हुआ। दोनों यही कह रहे हैं, लेकिन दोनों के व्यक्ति में अंतर है। जैसे लॉक के अनुसार यह समझौता सब लोगों के साथ मिलकर किया, यह सामाजिक और राजनीतिक दोनों था, ठीक है। जबकि हॉब्स का कैसा था? केवल सामाजिक था। पहला अंतर, पहला अंतर, हॉब्स का केवल सामाजिक था। लॉक क्या कह रहे हैं? जॉन लॉक बोलते हैं कि ये दोनों प्रकार का था, ठीक है, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। उसके द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना होती है और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पित करने के लिए सहमत होता है। जॉन लॉक बोलता है कि ये बात कहीं पर भी स्पष्ट नहीं की कि समाज व शासन की स्थापना के लिए अलग-अलग दो समझौते हुए थे। मतलब लॉक ने ये बात कहीं पर भी नहीं की कि समाज और शासन की स्थापना के लिए दो अलग-अलग समझौते हुए थे, एक ही समझौता हुआ था मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो लॉक, ठीक है ना, लॉक बोलता है बच्चे, ठीक है, सब लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। लॉक बोलता है कि प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए नागरिक समाज बना। छुटकारा पाने के लिए क्या बच्चे? नागरिक समाज बना, नागरिक समाज, ठीक है। और ये जो नागरिक समाज था, कुल मिलाकर बच्चे दो तरह के, ठीक है, समाज बने हैं। ये कहता है एक शासन बना, एक समाज बना है। शासन अलग है, समाज अलग है। अब शासन और समाज के लिए दो अलग-अलग समझौते हुए या एक ही समझौता हुआ, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। शासन और समाज दो चीज बनी, ठीक है बच्चे। अब इसके लिए अलग-अलग दो समझौते हुए थे या एक ही हुआ था बच्चे, इसका कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं किया है, ठीक है ना। ये भी यही कहता है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में अच्छी दशा में नहीं था और शीघ्र ही फिर उसने समाज निर्माण की बात कही, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में एक दंड देने का कोई विधान नहीं था, कोई व्यवस्थित नहीं नियम नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था में क्या था बच्चे? लोग सुखी नहीं थे, प्राकृतिक अवस्था में लोग सुखी नहीं थे, ठीक है। ये कहते हैं दंड देने के जो विधान है, मतलब जो, ठीक है ना, दंड मतलब समझ गए ना, दंड देने के जो कानून है शासक वर्ग के द्वारा, वो अव्यवस्थित एवं अनियमित थे, अव्यवस्थित एवं अनियमित थे। जो दंड देने के विधान है, ठीक है, वो कैसे थे? दंड देने के विधान बच्चे नॉट इवन, ठीक है, अव्यवस्थित, बल्कि वे कैसे थे? इर्रेगुलर भी थे, वे अनियमित थे, ठीक है। जो दंड देने के विधान थे वे दोनों ही थे, ठीक है, अव्यवस्थित और अनियमित दोनों ही थे। इस कारण बच्चे व्यवस्थित नियम बनाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए क्या? व्यवस्थित नियम बनाए जाने की आवश्यकता महसूस, जाने की आवश्यकता महसूस हुई। व्यवस्थित नियम बनाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब पढ़ लो यही सब सारी चीजें, ठीक है। और इसी कारण बच्चे कुछ लोगों को नियुक्त करके, ठीक है ना, हमने विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका का गठन किया। चलिए, अब इनके सामाजिक समझौते की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताओं के बारे में बात करें, तो ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों समझौता है, क्योंकि इससे समाज और शासन दोनों की स्थापना हुई है। क्योंकि इससे भैया जी समाज और शासन दोनों की स्थापना हुई है, समाज और शासन दोनों की स्थापना हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है? ये सब समझौता सभी ने किया है, ठीक है, सभी, ठीक है, जगह ये सर्वमान्य होगा, ठीक है। इसमें सीमित शासन तंत्र की स्थापना है, लेकिन प्राकृतिक विधि की मान्यताएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें बच्चे हम पढ़ चुके थे, ठीक है, आपको पढ़ लेना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ लेने के बाद, लेकिन ये कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं, पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम रूसो, ठीक है, रूसो, ठीक है, रूसो, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या जबरदस्त विद्वान आदमी है ये रूसो, मतलब माइंड ब्लोइंग, ठीक है सर, मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो रूसो है, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रूसो भी सामाजिक समझौता का सिद्धांत देता है। रूसो का भी वही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही, ठीक है, रूसो, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही राज्य की उत्पत्ति हुई। इनफैक्ट रूसो की तो किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रूसो भी ये कहता है कि सामाजिक समझौता से राज्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसका जो सामाजिक समझौता है वह दोनों से अलग है। सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसने तो बच्चे एक किताब भी लिख दी जो बड़ी फेमस हुई, यूरोप में बहुत बिकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और तब लोगों को बच्चे रूसों के बारे में पता चला। अब देखो रूसो जो है ना, वो ना कोई विचारक है, ना कोई चिंतक है, कुछ नहीं है वो बेचारा, ये कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है। बस उसने किताब लिख दी और उस किताब में उसने अपने विचार लिख दिए। और जैसे ही उसने इस किताब में अपने विचार लिखे, बच्चे ये किताब आग की तरह फैल गई,
ठीक है? और बहुत कम समय के अंतर्गत बच्चे यूरोप में रूसों की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुँच गई, बहुत ही कम समय में। चलिए, ठीक है, तो आप पहले रूसों के बारे में ये पढ़िए, मैं जब तक 1 सेकंड का थोड़ा-सा गैप ले लेता हूँ बच्चे, आप रूसों के बारे में पढ़िए। ठीक है? ये फ्रांसीसी दार्शनिक है रूसो, है ना? एक जिनके विचार देश और काल की सीमा लांघकर विश्व को सदैव-सदैव के लिए प्रभावित करते हैं। रूसो ना तो राजनीतिज्ञ थे, ना ही दार्शनिक थे, किंतु फिर भी वे तीक्ष्ण बुद्धि के कारण राजनीति शास्त्र के दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हॉब्स एवं लॉक की भांति रूसो भी समझौतावादी विचारक था बच्चे। उसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रचलित दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, ये बाइबल में प्रतिपादित है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, तो इसका खंडन किया और समझौतावादी सिद्धांत दिया। उनकी पुस्तक आई, ठीक है, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और बच्चे देखो, मैंने बोला ना, शीघ्र ही ये पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हो गई। इसमें सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के माध्यम से स्वतंत्रता और क्रांति का संदेश दिया गया था। डायल के अनुसार रूसो ने इस पुस्तक के माध्यम से यूरोप के सामने पुरानी व्यवस्था को तोड़कर एक नई व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, चलो अब रूसो का मानव स्वभाव, ठीक है, 2 भागों में रूसो मानव स्वभाव को बाँटा है। ठीक है, पहला, ठीक है, मानव का स्वभाव लॉक के समान, ठीक ठीक है, और दूसरे का स्वभाव जो है हॉब्स, क्योंकि लॉक का जो मानव स्वभाव है बच्चे वो गुड है। लॉक का मानव स्वभाव कैसा है? गुड है। हॉब्स का जो मानव स्वभाव है वो कैसा है? हॉब्स का मानव स्वभाव बैड है, बैड है। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से अच्छा भी होता है, उसके अंदर 2 प्रमुख भावनाएँ होती हैं, एक आत्मरक्षा, दूसरा सहानुभूति की भावना। पहली भावना जो आत्मरक्षा है, उसकी भावना के अनुसार मनुष्य आत्मरक्षा चाहता है, और दूसरी भावना के कारण वह अन्य व्यक्तियों के प्रति उदार कामनाएँ करता है। मानव का जो मूल स्वभाव है वो सत्य, प्रेम, शांति, सहयोग का भाव है। रूसो मानता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव कुछ परिस्थितियों के कारण बदलता है। जब जनसंख्या बढ़ने लगी, मनुष्य धीरे-धीरे आजीविका के लिए खेती करने लगा। उस समय मनुष्य के जीवन में संपत्ति आई, और जहाँ जब से संपत्ति आई बेटा, ठीक है, तब से दिक्कत पैदा हुई। ठीक है, ये रूसो कहता है। रूसो कहता है कि रूसो का जो मानव स्वभाव है, वह हॉब्स की तरह गुड भी है, और वह लॉक की तरह, वो हॉब्स की तरह बैड है, और जॉन लॉक की तरह जो है बच्चे, वह गुड भी है। वह दोनों प्रकार का है। ठीक है? रूसो साहब कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है। अच्छा होता है, उसके अंदर 2 प्रमुख प्रकार की भावना है, एक आत्मरक्षा और दूसरा सहानुभूति। सहानुभूति की भावना के कारण मनुष्य में प्रेम है, दया है, करुणा है। आत्मरक्षा की भावना के कारण ही वो थोड़ा-सा खूंखार हो जाता है। आत्मरक्षा की भावना के कारण एक्चुअली हुआ क्या कि जब हर कोई नग्न अवस्था में घूम रहा था, यायावर और जंगली जीवन जी रहा था। मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल में बताया था। तो जब यायावर और जंगली जीवन जी रहा था, दिक्कत कोई नहीं थी तब। लेकिन जब से एक नवपाषाण काल के बाद, मतलब जब स्थायी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, लोग खेती-बाड़ी करने लगे, आवास बनाने लगे, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि लैंड को एक्वायर कर लिया कि ये मेरी खेत थी, मेरे खेत इस पे मैं खेती करूँगा, मैं खेती करूँगा, इस तरह से अब यहाँ से संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और जब से संपत्ति अस्तित्व में आई, ठीक है, असली झगड़ा या असली लड़ाई तो यहाँ से शुरू हुई। संपत्ति के प्रादुर्भाव के साथ ही बेटा, ठीक है, यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। संपत्ति ने नाश कर दिया। ठीक है? संपत्ति के कारण ही मनुष्य क्रोधी होने लगा, घमंडी होने लगा, और उसका स्वभाव एक राक्षस की तरह हो गया, दुष्ट व्यक्ति की तरह हो गया बच्चे। ठीक है? संपत्ति। और आप देख रहे हो गाँव में, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग गाँव के होंगे। लेकिन मुन्ना, देखते हो कि आप लोग आमतौर पर रोज़ाना न्यूज़पेपर में संपत्ति के पीछे बेटे ने बाप को मार दिया। भाई-भाइयों में संपत्ति के पीछे झगड़ा हो गया। मतलब सोच के देखो बच्चे, केवल संपत्ति के पीछे। तो संपत्ति से ऐसा हुआ। ठीक है? चलिए, अब रूसो की प्राकृतिक अवस्था। रूसो बच्चे, ठीक है, मनुष्य की अवस्था को 3 भागों में बाँटता है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में बाँटा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? सब लोग देखेंगे। ठीक है? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को कितने भागों में? 3 भागों में बाँटा है। ठीक है? पहली अवस्था में रूसो कहता है कि मनुष्य पूरी तरह से यायावर था, पूरी तरह से जंगली था। ठीक है? मतलब स्वतंत्र रूप से मनुष्य इस अवस्था में उत्पन्न हुआ था। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो मनुष्य पूरी तरह से विवेकहीन था। लेकिन विवेकहीन बेशक था मनुष्य। ठीक है? विवेकहीन बेशक था मनुष्य, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभ्य था, आत्मनिर्भर था, संतुष्ट था और संपन्न था। ठीक है? 4 चीज़ें हैं, सभ्य था, विवेकहीन था। ठीक है? ठीक है, मानते हैं कि मनुष्य विवेकहीन था, लेकिन विवेकहीन होने के बावजूद भी, ठीक है, वह आत्मनिर्भर था, वह संतुष्ट था, वह सभ्य था। ठीक है? वह संतुष्ट था। ठीक है? भाषा नहीं थी, विवेक नहीं था। ठीक है? उसके पास ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वह, ठीक है, सभी प्रकार की घृणा और छल कपट से दूर था। ठीक है? तो वो कहते हैं कि पहली अवस्था में वह नितांत प्राकृतिक था, नितांत प्राकृतिक था। विवेकहीन था, हम मानते हैं कि वह विवेकहीन था, लेकिन सभ्य था, संतुष्ट था, आत्मनिर्भर था। और एक और बात बोली थी मैंने, बताओ यार कौन सी है? ठीक है, सभ्य, संतुष्ट, आत्मनिर्भर और प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न था, प्रसन्न था। ठीक है ना? उसके पास, ठीक है, दूसरे पे सकता हूँ, भाषा नहीं था, ज्ञान नहीं था, लिपि नहीं थी। उसके पास बचे, ठीक है, भाषा का अभाव था, ज्ञान का अभाव था, लिपि का अभाव था, लेकिन उसके बावजूद भी बचे वह घृणा और छल कपट से दूर था। फिर भी वह घृणा और छल कपट से दूर था। ठीक है, उसके बावजूद भी वह घृणा और छल कपट से दूर था। ठीक है, आ गई है मेरी बात सभी को समझ में बच्चे? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद हुआ कि जनसंख्या वृद्धि हुई, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चे लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं, और लोग आवश्यकता पूर्ति के साधन ढूँढने लगे। जनसंख्या वृद्धि हुई, दूसरी अवस्था में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से लोगों की आवश्यकता बढ़ी, और आवश्यकता बढ़ने से मेरे प्यारे बच्चे, जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि से लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ी, और आवश्यकता बढ़ने से बच्चे लोग क्या करने लगे? ठीक है ना? अपने लिए एक साधन ढूँढने लगे, अपने लिए वे साधन ढूँढने लगे। और तीसरा क्या है बच्चे? तो संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही संपत्ति आई, ठीक है? तो मनुष्य की जो बच्चे मूल अवस्था थी, कि वो जो छल और कपट से दूर था,
ठीक है ना? तो मनुष्य की जो मूल अवस्था थी ना, मनुष्य बेटा जो छल और कपट से दूर था, संपत्ति आने के बाद वो अवस्था खत्म हो गई। कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? जो मनुष्य का झोला भोलापन था, जो सहजता थी, जो छल कपट था बच्चे, ठीक है? उससे मनुष्य अब दूर हो गया। क्लियर है? तो अब आप इस बात को पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? पढ़ो बच्चे यहाँ पर, ठीक है? इसी बात को, ठीक है? प्राकृतिक अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं को फटाफट से आप पढ़ो 2 मिनट में, सब लोग। ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ बच्चे? ठीक है? अब ये जो तीसरी अवस्था आई ना, ये तीसरी अवस्था, इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी के बाद सामाजिक समझौता हुआ। और बच्चे इस अवस्था के बाद जो सामाजिक समझौता हुआ, ठीक है? इस सामाजिक समझौता में सभी ने एक-दूसरे के साथ समझौता किया। ठीक है? सभी ने एक-दूसरे के साथ समझौता किया क्योंकि हम ठीक है कैसे हो गए अब? ठीक है हम संपत्तिशाली हो गए। जो हमारा ठीक है बच्चे भोलापन था, ठीक है वो अब कलह में बदल गया। जो हमारी एक ठीक है शांतिमूलक सभ्यता थी, ठीक है वो अब बच्चे ठीक है संपत्तिशाली सभ्यता बन गई। तो ऐसी अवस्था में हम एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए क्या करते हैं? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक सामाजिक समझौता करते हैं। बस वही बात यहाँ पर लिखी है, सभी लोगों ने किया। अब इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? उस समझौते से बच्चे राज्य बना, शासन बना और कुल मिलाकर यहीं से व्यक्ति की स्थिति एक नागरिक और प्रजा ठीक है नन की हो गई। शासन के रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जन्म हुआ। ऐसी स्थिति में विशेषताएँ क्या है बच्चे? रूसों के समझौते में व्यक्ति के 2 रूप, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। ठीक है, तो रूसों के समझौते में व्यक्ति के 2 रूप दिखाई देते हैं बच्चे और जो 2 रूप दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत रूप दिखाई देता है, दूसरा समूहगत रूप दिखाई देता है। समझौता प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के सभी व्यक्तियों के साथ करता है बच्चे, ठीक है, जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, इसलिए अपने अधिकारों का समर्पण। इस समझौते से राज्य और सरकार दोनों का निर्माण होता है, व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समझौते का आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, वह सर्वोच्च है और ये समझौता कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ये है रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसकी विशेषताएँ हैं। ठीक है, हालाँकि हर एक समझौते की बच्चे कुछ ना कुछ आलोचना भी होगी, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इसका क्रिटिसिज़्म भी हुआ है। रूसों के समझौते की विशेषताएँ मतलब आलोचनाएँ भी हुई हैं। कहते हैं कि डिफेक्टिव थ्योरी है। ऑक्सफोर्ड लॉ की भांति रूसों भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मान रहा है। ये मूल धारणा ही गलत है। अरे राज्य तो विकास का परिणाम है। बेंथम ने ठीक ही कहा था कि हम राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए नहीं करते कि हमारे पूर्वजों ने कोई समझौता किया था। हम इसलिए राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है, आलोचना इसलिए की जाती है। दूसरा कि सिद्धांत ऐतिहासिक नहीं है। थ्योरी इज़ नॉट हिस्टोरिकल। सामाजिक समझौते की इतिहास द्वारा पुष्टि नहीं हो सकती। कहीं पर भी नहीं होती। कोई पुस्तक ही ऐसी नहीं मिली कि ऐसा कोई समझौता हुआ था। रूसो इस बात को भी कहीं पर भी स्पष्ट नहीं करता कि सामाजिक समझौता ऐतिहासिक है या काल्पनिक। दूसरी आलोचना। तीसरा, इन्होंने मानवीय स्वभाव का त्रुटिपूर्ण चित्रण किया। इन्होंने बच्चे एक मानव समाज के 2 स्तर बताए, एक अच्छा किंतु बाद में खराब हो गया। ये बात गलत है क्योंकि मानव का मूल स्वभाव अपरिवर्तनशील है। अच्छाई और बुराई दोनों के गुण उसमें शुरुआत से ही है। लेकिन उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का भी त्रुटिपूर्ण चित्रण किया है। उनकी प्राकृतिक अवस्था गलत है। रूसो की कल्पना में पहले प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, बाद में गलत हो गई। कहते हैं गलत है और कहीं न कहीं रूसो भी बच्चे निरंकुश बात का ही समर्थक है। ये भी आलोचना होती है कि अन्य लोगों की तरह अगर हम देखें तो रूसो भी जो है वह निरंकुश बात का ही समर्थक है। ठीक है? इस तरह से रूसो समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है? जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल, हम इन 2 विचारकों को पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे इन दोनों विचारकों का टर्न आएगा आपका नेक्स्ट वीक, ठीक है? ये 2 विचारक हैं, ठीक है? एक बेंथम है और स्टुअर्ट मिल है। ये बहुत बड़े विचारक हैं। इन दोनों विचारकों को हम ऐसे ही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? क्योंकि अब इतना समय है नहीं और ठीक है मेरे हिसाब से आप 3 विचारक, हालाँकि 2 तो हमने कल ही पढ़ लिए थे, आज केवल 1 ही विचारक हमने पढ़ा है रूसो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, है ना? और जब आपको रिवीजन के लिए समय चाहिए, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपको मैं दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? और आप इसका रिवीजन करना एक बार अच्छे से। इनके शॉर्ट नोट्स बनाना आप, ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी का मैंने जहाँ पर मुझे लिखने की आवश्यकता थी, वहाँ पर मैंने लिख कर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ठीक है समझा दी हैं, ठीक है? ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपके पास नोट्स हैं। ठीक है? अगर मुझे प्री के लिए पढ़ाना होता ना बच्चे, तो फिर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? अब चूँकि ठीक है ना, अगर किसी भी सिद्धांत को पूछा जाएगा, किसी भी विचारक को पूछा जाएगा, ठीक है? तो पूछा जाएगा उसकी आलोचना, ठीक है? पूछी जाएगी उसकी विशेषता, पूछी जाएगी उसकी कमियाँ। ठीक वैसे ही, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने आपको लिखाया है, उसी क्रम में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी और उसी क्रम में ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है मुन्ना? हाँ, बिल्कुल बच्चे पीवाईक्यू डेली आपको, ठीक है, पीवाईक्यू मैं कराऊँगा, आप चिंता ना करो। पीवाईक्यू कराऊँगा मैं आपको, ठीक है? पहले आप ऐसा करो, ठीक है, एक टारगेट अपन सेट कर लेते हैं कि हम 3 चैप्टर पहले हिस्ट्री में कर लें, 3 प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक। तो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति करने के बाद ये 3 चैप्टर करने के बाद फिर हम इनके पीवाईक्यू कर लेंगे। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे या फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूँगा, आप लगा लेना, ठीक है? एप्लीकेशन पे पीडीएफ दे दूँगा, आप लगा लेना या फिर हम यूट्यूब पे आके कर लेंगे, ठीक है ना? जैसा भी हो, ठीक है ना? ऐसे ही हम ठीक है बच्चे इनके पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? क्योंकि ये केवल एलटी ग्रेड और उसी में आता है, इनके पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे, तो इनको तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम राज्य, ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे राज्य को, जब हम स्टार्ट करेंगे शासन व्यवस्था को, जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है ना, संविधान को, तो ऐसे ही ठीक है 3-3 चैप्टर के बाद हम पीवाईक्यू लगाते चले जाएँगे, है ना? चलो। ये बेस्ट है, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया। थैंक यू जी, थैंक यू। बेटा मैं सब दे दूँगा, आप क्यों परेशान होते हो मेरे प्यारे बाबू? अरे तुमसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र है भैया।